नमस्कार, मैं रवीश कुमार पुणे गया था। वहां हमने एक इमारत देखी जिसके बारे में अखबारों में छपा है कि यह वो स्कूल है जिसे सावित्री बाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले ने बनवाया था। मौके पर रिसर्च के साथ नहीं गया, इसलिए सोचा कि रिपोर्ट दिखाने से पहले उन बातों को रखूं जो हम वहां जाकर रिकॉर्डिंग के दौरान नहीं कह सके। हमने अरुणा दिवेगांवकर की किताब ज्योतिर्मय सावित्री एक समताधिष्ठित सहजीवन का एक हिस्सा पढ़ा। वैसे अनेक किताबें हैं उन पर। पुणे के हरिति प्रकाशन से छपी इस किताब से पता चला कि 1840 में जब सावित्री बाई की शादी ज्योतिबा फुले से होती है, तब सावित्री जी की उम्र 9 साल थी और ज्योतिबा फुले की 12 साल। शादी के पहले वे पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके बाद सावित्री बाई ज्योतिबा फुले से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करती हैं और बाद में अध्यापक होने की ट्रेनिंग लेती हैं, कविताएं लिखती हैं। अरुणा दिवेगांवकर ने अपनी किताब में लिखा है कि सावित्री बाई को मराठी की एक आधुनिक कवि के रूप में भी देखा जाता है। अपनी कविताओं और अन्य लेखन में उन्होंने सामाजिक चेतना के पुनर्जागरण पर जोर दिया है। वे उस समय लड़कियों की शिक्षा के लिए समाज से लड़ गईं, जब स्त्रियों का शिक्षा पाना धर्म के विरुद्ध माना जाता था। घर घर जाकर लड़कियों की शिक्षा का प्रचार किया, उन्हें मुफ्त कपड़े दिए, किताबें दी। इसके लिए विरोध और अपमान भी सहा। इसमें ज्योतिबा फुले का सहयोग उनके साथ रहा। दिव्या कुंडुकुरी ने लाइव मिंट के अपने लेख में लिखा है कि सावित्री बाई स्कूल जाते वक्त अपने साथ एक और साड़ी लेकर जाती थीं, क्योंकि लोग पत्थर और गोबर फेंका करते थे। स्कूल पहुंचकर वे साड़ी बदलती थीं और पढ़ाना शुरू कर देती थीं। हम अपने सीमित रिसर्च से जान सके कि सावित्री बाई और सगुना बाई ने मिलकर पुणे के महारवाड़ा में लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। इसके कुछ समय बाद उसी शहर के भिड़ेवाड़ा के इस स्कूल के लिए तात्या साहब भिड़े नामक व्यक्ति ने अपने वाड़े में फुले साहब को जगह दी। हम इसी स्कूल की जर्जर इमारत में गए। भिड़े ने 101 रुपया दान दिया और हर महीने 5 रुपया दान देने का वादा भी किया। 1848 में भिड़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला जाता है, जिस स्कूल में हम गए। यह स्कूल सभी के लिए खोला गया था। 21 साल की ज्योतिबा और 17 साल की सावित्री बाई फुले सगुना बाई के साथ लड़कियों के लिए भारत का पहला ऐसा स्कूल खोलने में कामयाब होते हैं जिसे भारतीय चला रहे थे। आज से 174 साल पहले यहां वेदों और शास्त्रों के बजाय इन्होंने स्कूल में गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना शुरू कर दिया। आप हमारी रिपोर्ट में स्कूल की हालत देख सकते हैं। दुख होना चाहिए कि सावित्री बाई फुले की महान विरासत को हमने जर्जर होने दिया। हमने इस स्कूल के बारे में पुणे के अखबारों में छपी खबरों को देखा और भी दुख हुआ। यानी सबको पता है कि यहां वह ऐतिहासिक स्कूल है, मगर जर्जर है। ऐसा नहीं है कि फुले दंपति ने सिर्फ यही एक स्कूल खोला। 1848 से 1852 के बीच पुणे में 18 स्कूल खोले। 18। इनके संचालन के लिए एक समिति बनाई गई। कितने लोकतांत्रिक थे। सावित्री बाई, सगुना बाई, फातिमा शेख ये अध्यापिकाएं बनी। फातिमा और सावित्री बाई ने एक साथ टीचर ट्रेनिंग ली। फातिमा भारत की पहली मुसलमान अध्यापिका बनती हैं। है ना कमाल का इतिहास। क्या हम सभी को आज और अभी इस स्कूल को फिर से खड़ा नहीं कर देना चाहिए? इस स्कूल को याद रखना एक सामाजिक राजनीतिक कार्य है, क्योंकि यह केवल स्कूल नहीं था। इस स्कूल की दीवारों ने समाज के भीतर की दीवारें गिरा दी, सभी लड़कियों के लिए पढ़ाई का नया रास्ता खोल दिया। अब आप इस रिपोर्ट को देखें, उसमें कुछ कमी हो सकती है, मगर हमसे रहा नहीं गया। हमें लगा कि बिल्कुल बताना चाहिए कि स्कूल की इमारत जर्जर हो चुकी है, नामो निशान मिट रहा है। आज तमाम लड़कियां आर्किटेक्ट हैं, वास्तुकार हैं। वे सभी सावित्री बाई फुले की कर्जदार हैं। वही जुट जाएं तो इस स्कूल की इमारत फिर से खड़ी की जा सकती है। आप ये रिपोर्ट देखिए।
ये बोर्ड है, यहाँ स्कूल थी। 1 जनवरी 1848 को है। यहाँ पे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई ने स्कूल बनाया था लड़कियों के लिए। ये आप ये कह रहे हैं कि ये बोर्ड बचा हुआ है, पर इसका तो कुछ करना चाहिए था। पूरी दुनिया में रेस्टोरेशन हो जाता है, इसका क्यों नहीं हो सकता है? इस जगह से मतलब अगर लोग देखें तो उन्हें कितना दुख होगा कि सावित्रीबाई फुले और महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम पे कितनी राजनीति होती है, कितने लोग कस्में खाते हैं, और इन दोनों का कितना शानदार योगदान है। देश का पहला लड़कियों के लिए एक प्रॉपर स्कूल यहाँ बनाया था उन्होंने, सावित्रीबाई फुले ने यहाँ पे। और ये इस स्कूल की ऐसी हालत है कि कायदे से तो इस स्कूल को सोने चांदी से जड़ के बचा के रखना चाहिए था, लेकिन ये इस हालत में है कि सब खंडहर में बदल चुका है। बहुत दुखद है कि 1 जनवरी 1848 में 1848 तो 1857 से पहले भी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने यहाँ पर स्कूल बनाया था। इस जगह में अखबारों में पढ़ रहा था कि इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाने के लिए तरह तरह के बयान दिए जाते हैं कि बनाया जाएगा, लेकिन दुकानदारों के साथ सहमति असहमति की बातें होती रहती हैं। लेकिन ऐसा भी क्या है कि दुकानें भी चलती रहती हैं और कोई बनाना चाहे तो ये इसे भी बना सकता था बिना दुकानों को हटाए हुए। तो वो हर चीज़ को दुनिया में इस तरह की पुरानी ऐतिहासिक इमारतों को संरक्षित किया गया है, तो ये क्यों नहीं किया जा सकता है? बीते 48 घंटों की एक बड़ी खबर क्या थी? बड़ी खबर यह थी कि भोपाल की सांसद, बीजेपी की सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कर्नाटक की एक सभा में रविवार को जहरीला भाषण दिया और भाषण में कहा कि अपने घरों में तेज धार वाले चाकू तैयार रखें। और क्यों तैयार रखें, इनके भाषण का आगे का हिस्सा बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि एक सांसद, सत्ताधारी दल की सांसद ये कहती है और किसी चैनल पर इनकी घेराबंदी नहीं होती है। किसी चैनल के वो एंकर जो सनातनी हिंदू बनकर रोज डिबेट करते हैं, वो एंकर जो हिंदुत्व के कट्टरवादी ब्रिगेड के धर्म ध्वजाधारी बनकर डिबेट करते हैं, वो एंकर्स इस पर चुप थे। इनके ट्विटर पर भी कुछ नहीं दिखा, वो भी आगे दिखाऊंगा। जैसे हर वेबसाइट पर खबर है, अपने घरों में रखे हथियार, कुछ नहीं तो चाकुओं की तेज करें धार। ये बीजेपी की सांसद बोल रही है, सत्ताधारी दल की सांसद। लेकिन सन्नाटा है उस ब्रिगेड में जो नफरत फैलाने के नाम पर एक धर्म को टारगेट करते हैं, विपक्ष को टारगेट करते हैं। अगर कोई साध्वी प्रज्ञा सिंह ऐसी जहरीली बात करती है तो उनकी जुबान पर ताला लग जाता है। और क्या बात की साध्वी प्रज्ञा सिंह ने, और क्यों नहीं साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ मुकदमे दर्ज तो हो, लेकिन लगातार चैनल्स इनके खिलाफ मुहिम चलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह आपकी पार्टी की सांसद होते हुए ऐसा बयान कैसे दे सकती हैं? क्यों नहीं पूछा जाना चाहिए? किसी ने पूछा? ये जो जहरीले एंकर हैं, किसी ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा? और क्यों पूछा जाना चाहिए? आगे ये हेडिंग है, सारी हेडिंग आप देख रहे हैं, स्क्रीन पर हेडिंग आपको दिख रही है। घर में रखे धारदार चाकू, लव जिहाद की घटनाओं पर साध्वी प्रज्ञा का बयान। घर में रखें धारदार चाकू, सीधे सीधे मारने काटने की बात करने वाली एक सांसद, जिसे लॉ मेकर कहा जाता है क्योंकि संसद में कानून बनता है, संसद से देश के कायदे कानून में बदलाव होता है। लॉ मेकर, भगवाधारी, और कह रही है घर में रखें चाकू और तेज करें चाकुओं की धार। लेकिन इनसे कोई सवाल वो जहरीले एंकर्स, वो चैनल्स नहीं पूछते हैं। लेकिन साध्वी प्रज्ञा की जगह यही बयान अगर किसी मौलाना, मुस्लिम, अफरोज, शहरोज या किसी और ने दिया होता, मौलवी या किसी और ने, तो समझिए क्या होता। बवाल होता 24 घंटे, 48 घंटे। और इस तरह से लगता जैसे देश में हिंदुत्व और हिंदू दोनों खतरे में आ गया उस एक मौलाना, मौलवी या किसी ऐसे फालतू की बात करने वाले किसी के बयान पर। लेकिन यहां चुप भी है। ये सारे बयान है। अब बयान क्या है? साध्वी का विवादित बयान। और ये एक और विवादित बयान किसी वेबसाइट की खबर है, क्योंकि बयान देना उनकी फितरत है और ऐसे ही बयान देती हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि साध्वी ने ऐसा पहली बार कहा है, ये अक्सर साध्वी यही बयान देती हैं। अब इस बयान में क्या है, और इस बयान के बाद भी चैनल्स ने क्यों साध्वी
साध्वी हला के कहना साधु और संत का अपमान है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर कहते हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह बयान, इस बयान के बाद उन्हें छोड़ देना या उन पर सवाल न खड़े करना या सत्ताधारी दल की घेराबंदी न करना या प्रधानमंत्री से सवाल न पूछना पत्रकारिता के लिए शर्म काल है। लेकिन सवाल नहीं पूछा जाएगा क्योंकि यह सत्ताधारी दल की है, क्योंकि यह भगवादारी है। क्या कहा था? साध्वी, मुंह से साध्वी निकलता है चूंकि नाम इन्होंने रखा है। इन्होंने कहा हमारे वीरों, हिंदुओं को, बजरंग दल और भाजपा के कार्यकर्ताओं को, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को मारा काटा गया। हम भी सब्जी काटने वाले चाकुओं को जरा तेज कर लें। पता नहीं कब ऐसा मौका आए जब हमारी सब्जी अच्छी तरह से कटेगी, तब जाकर दुश्मनों के मुंह और सिर भी अच्छी तरह से कटेंगे। यह बात कर रही है बीजेपी के सांसद कि घर में सब्जी काटने वाली चाकू को तेज कर लीजिए, और बात कर रही है लव जिहाद की। जो भी हाल के दिनों में ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें दोनों ने मिलकर भी शादी की होगी, सहमति से भी होगी, लिव इन रिलेशनशिप में होंगे, वहां अगर एक मुस्लिम है लड़का तो लव जिहाद है, कॉन्स्पिरेसी है। बहुत बड़े पैमाने पर डिजाइंड वो शादी या रिलेशनशिप था और उसके खिलाफ चैनलों पर मुहिम चलती है और भाषण में जिक्र उसका करते हुए लव जिहाद जैसी चीजों का जिक्र करते हुए, लव जिहाद अपने आप में एक ऐसी थ्योरी है जिसमें कंस्पिरेसी है ऐसे रिलेशनशिप को बदनाम करने की या ऐसे रिलेशनशिप में एक कट्टरता का एंगल देखने की। बहरहाल तो ये इन्होंने कह दिया कि सब्जी अच्छी तरह से कटेगी, ऐसा रखो, दुश्मनों के सिर और अच्छी तरह से कटेंगे। जरा सोचिए, दुश्मन कौन, कहने की जरूरत नहीं। नमस्कार दोस्तों, ये 26 दिसंबर का वीडियो है जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लाल किले पहुंच रही थी। कांग्रेस ने इस वीडियो को पेश किया है और वो ये दावा कर रहे हैं कि ये वीडियो अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि किस तरह से राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई थी। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, वो जो लाल गोले के भीतर व्यक्ति जो दिखाई दे रहा है आपको, व्हाइट टी शर्ट में ये राहुल गांधी हैं, और आप देख सकते हैं कि भीड़ किस तरह से दोनों तरफ से उन्हें जकड़े जा रही है। पुलिस की मौजूदगी दिखाई देती है मगर नाम मात्र, मगर ये अपने आप में जो वीडियो दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये बहुत कुछ कहता है और कांग्रेस के उन दावों को पुख्ता करता दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब लाल किले पहुंची थी तो किन मुश्किल हालात में वो गुजर रहे थे। जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं। कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि पुलिस जो है वो लोगों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रही। यही नहीं, कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी की सुरक्षा तभी तय हुई जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दोनों तरफ से उन्हें घेरा और उसी के चलते राहुल गांधी जो हैं अपने गंतव्य, अपने मंजिल लाल किले तक पहुंच पाए। मगर अपने आप में यह वीडियो बहुत कुछ कहता है। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने बाकायदा यह खत जो है वो गृह मंत्री अमित शाह को जो है जारी किया है, जिसमें उन्होंने कई घटनाओं का जिक्र किया है। सबसे पहले वो इसी वीडियो का जिक्र करते हैं, 24 दिसंबर की वीडियो का, कि राहुल गांधी की सुरक्षा में किस कदर चूक हुई थी बावजूद इसके कि उन्हें Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। बात वहां नहीं रुकती, वो सोहना, हरियाणा के सोहना की घटना का जिक्र भी इस खत में करते हैं कि किस तरह से दो रहस्यमय आदमी उनके कंटेनर्स में, जिन कंटेनर्स में कांग्रेस के नेता रुके हुए थे, वहां प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। यह भी कहा गया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो उन लोगों से पूछताछ कर रही है जो लोग राहुल गांधी से मिले या जिन लोगों ने राहुल गांधी को दस्तावेज सौंपा। यानी कि यह काम कोई और नहीं बल्कि मोदी सरकार की एजेंसीज कर रही हैं, उन लोगों को परेशान कर रही है जो लोग राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। इस खत में केसी वेणुगोपाल यह भी कहते हैं कि धारा 19 के अंतर्गत, आर्टिकल 19 के अंतर्गत हमें यह पूरा अधिकार है कि हम इस तरह की भारत जोड़ो यात्रा निकाल सकें और लोगों को परेशान करने का कोई अधिकार मोदी सरकार को नहीं है। एक बार फिर आपके स्क्रीन पर वो वीडियो जो कांग्रेस के मुताबिक प्रमाण है इस बात का कि राहुल गांधी की सुरक्षा में किस कदर चूक हुई। और यहां पर हम साफ तौर पर देख रहे हैं दोस्तों किस तरह से भीड़ के हुजूम के बीच में से राहुल गांधी गुजर रहे हैं और आपको सुरक्षा नाम मात्र दिखाई दे रही है। यह वीडियो देखकर आपको कुछ याद आया? मुझे याद आता है राजीव गांधी के वो आखिरी लम्हे
देखिए किस तरह से राजीव गांधी जो हैं, ये वो चंद लम्हे हैं जब उनकी मुलाकात या ये कहा जाए एक आतंकवादी उन्हें मौत के घाट उतार देता है। उनकी शहादत से चंद लम्हों पहले की यह तस्वीर है। राजीव गांधी भीड़ के बीच में होते हैं और अचानक एक धमाका होता है और उनकी मौत हो जाती है। कांग्रेस न सिर्फ राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी का हवाला दे रही है, बल्कि उनकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी का भी हवाला दे रही है, जिन्हें उनके अपने सुरक्षा गार्ड्स ने मौत के घाट उतार दिया था। बड़ा प्रश्न, क्या इन चीजों को नजरअंदाज किया जा सकता है? उस वीडियो पर क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेरा का और वो इसे किस तरह से बयान कर रहे हैं, मैं चाहूंगा आप खुद देखें। पुलिस वाले कहीं कुछ व्यवस्था दिख नहीं रही। राहुल जी और अन्य नेता खुद अपने हाथ से लोगों को साइड में कर रहे हैं। यह दिल्ली लाल किला के पास का मंजर है। यह दृश्य इससे लगभग मिलता जुलता दृश्य बदरपुर, जब हम दिल्ली में प्रवेश किए थे तब कई लोग गिर गए। यही व्यवस्था बनाने के लिए, व्यवस्था बनाने का काम मेरा और आपका नहीं है, व्यवस्था बनाने का काम प्रशासन का और पुलिस का होता है। पवन खेरा यह भी कहते हैं कि अब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो 3 जनवरी से फिर से शुरू हो रही है, वो कुछ संवेदनशील इलाकों में प्रवेश कर रही है, मसलन पंजाब, जम्मू कश्मीर। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि गृह मंत्री अमित शाह उनकी सुरक्षा को पूरी तरह से तय करें। बकौल पवन खेरा, यह एक यज्ञ है और यज्ञ में व्यावधान कोई और नहीं बल्कि राक्षस डालते हैं। एक सीधी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए। क्या कह रहे हैं पवन खेरा, आइए सुनते हैं। अब हम जो आगे बढ़ रहे हैं, संवेदनशील इलाकों में जा रहे हैं, पंजाब में जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में जा रहे हैं, तो ये आगाह करना भारत सरकार का को और गृह मंत्री को आवश्यक हो जाता है। आप हमें नकली वीडियो बना के, फेक व्हाट्सएप करके जितना बदनाम करने की आपने कोशिश की वो कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लड़ लेंगे, संघर्ष कर लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ है, एक तपस्या है, और यज्ञ में व्यवधान डालने वालों को मैं और आप जानते हैं क्या कहा जाता है, वो राक्षस कहलाते हैं। तो यज्ञ में जो व्यवधान डाल रहे हैं उनको हम आगाह कर रहे हैं, बाज आइए व्यवधान डालने से, क्योंकि यज्ञ तो पूरा होके रहेगा, इसको तो आप रोक नहीं सकते, और ये तपस्या भी पूरी होके रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। भारत जुड़